चलिए दोस्तों, आ गया हूं मैं अपने नेक्स्ट वीडियो के साथ। आज हम बात करेंगे कि घर पे बैठे हुए आप अपनी एंटी स्कैन की रिपोर्ट कैसे समझ सकते हैं। उससे पहले दो इंपॉर्टेंट पॉइंट बताता हूं। सबसे पहला, एंटी स्कैन समय से जरूर कराएं और इसका सही समय होता है 11 से 13 हफ्ते 6 दिन तक। जनरली मैं इसे 12 से 13 हफ्ते के बीच में करता हूं। चलिए शुरू करते हैं। एक बात का ध्यान रखना है कि हर जगह पे थोड़ी बहुत रिपोर्ट में फर्क हो सकता है, लेकिन मेजर पॉइंट्स तो सेम ही होते हैं। आज मैं वो सारे सवाल आपको बताऊंगा जो लोगों ने मुझसे मेरे एंटी स्कैन वाले वीडियो में भी पूछे हैं, और साथ ही साथ आपको ये भी समझाऊंगा कि किस तरीके से एंटी स्कैन की रिपोर्ट आप घर बैठे समझ सकते हैं। जैसे कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, ये हमारा एक एंटी स्कैन का रिपोर्ट है। सबसे पहले हमने एग्जाम की डेट लिखी है, यानी कि ये रिपोर्ट किस दिन बनी है, 3 जून 2025 को। यहाँ पे लिखा हुआ है मेथड और यहाँ पे लिखा है ट्रांस अब्डोमिनल अल्ट्रासाउंड एग्जामिनेशन। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि जो अल्ट्रासाउंड हमने किया है वो पेट के ऊपर से किया गया है, इंटरनल वाला नहीं। अगला लिखा है प्रेगनेंसी, आगे लिखा हुआ है सिंगलटन प्रेगनेंसी, नंबर ऑफ फीटस 1, यानी कि केवल एक बच्चा है। अगर 2 बच्चे होंगे तो वहां पे लिखा जाता है ट्विंस और नंबर ऑफ फीटस की जगह पे 2 लिखा जाता है। चलिए अब बढ़ते हैं अगली लाइन पे, जो कि है डेटिंग। यहाँ पे आप देख सकते हैं EDD करके लिखा हुआ है, और EDD का मतलब होता है एक्सपेक्टेड डेट ऑफ डिलीवरी, यानी कि बच्चे की जब डिलीवरी होगी। और यहाँ पे जो डेट है वो है 5 दिसंबर 2025। यहाँ पे कंफ्यूज मत होइएगा, अल्ट्रासाउंड किया गया है 3 जून 2025 को और डेट ऑफ डिलीवरी है 5 दिसंबर 2025। यहाँ पे एक लाइन लिखी हुई है असाइन डेटिंग और आगे लिखा है बेस्ड ऑन स्टेटेड EDD। इसका मतलब है कि इससे पहले, यानी कि 3 जून 2025 से पहले एक अल्ट्रासाउंड हो चुका है, उसमें ऑलरेडी डेट ऑफ डिलीवरी दी जा चुकी है और उसी डेट ऑफ डिलीवरी को इसी रिपोर्ट में लिख दिया गया है। अब यहाँ पे लिखा है, देखिए अल्ट्रासाउंड, और 3 जून को अल्ट्रासाउंड हुआ था, और 3 जून को जो अल्ट्रासाउंड हुआ था उसमें बच्चे की उम्र कितनी आई थी, 13 हफ्ते 4 दिन, 13 वीक्स 4 डे। अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है जनरल इवैल्यूएशन, यहाँ पे लिखा हुआ है कार्डियक एक्टिविटी प्रेजेंट। इसका मतलब क्या है, बच्चे की जो हार्ट बीट है वो आ गई है। अब अगला पॉइंट लिखा है प्लेसेंटा एंटीरियर। प्लेसेंटा क्या होता है? प्लेसेंटा का मतलब होता है आंवल, जो बच्चे को ऑक्सीजन देता है, ब्लड प्रोवाइड करता है, खाना देता है और जो उसका वेस्ट मटेरियल है उसको बाहर ले जाता है। आइए यहाँ पे देखिए स्क्रीन पे, ये मैंने बच्चेदानी बनाई है येलो कलर से और इसके अंदर है ये बच्चा। अब अगर प्लेसेंटा जो है यहाँ आगे की तरफ होता है, यानी कि माँ की पेट की तरफ, तो इसको हम बोलते हैं एंटीरियर। अगर प्लेसेंटा पीछे की तरफ होता है, रीढ़ की हड्डी की तरफ, इसको हम बोलते हैं प्लेसेंटा पोस्टीरियर। अगर प्लेसेंटा यहाँ ऊपर की तरफ होता है, बच्चेदानी के ऊपर के हिस्से में, इसको बोलते हैं फंडल। और अगर प्लेसेंटा जो है यहाँ नीचे बच्चेदानी के मुंह के पास होता है, इसको बोलते हैं लो लाइंग या फिर प्लेसेंटा प्रीविया। इसमें ब्लीडिंग के चांसेस ज्यादा होते हैं। अब बात करते हैं, अगली लाइन लिखी है कॉर्ड वेसल, 3 वेसल कॉर्ड। ये है बच्चे की नाल के बारे में। जनरली क्या होता है, प्रेगनेंसी में बच्चे और आंवल के बीच में एक कनेक्शन होता है जिसे हम नाल बोलते हैं या फिर अम्बिलिकल कॉर्ड बोलते हैं। इसमें 2 अम्बिलिकल आर्टरी होती हैं और एक अम्बिलिकल वेन होती है। अब बात करते हैं अगली लाइन जिसमें लिखा हुआ है एमनियोटिक फ्लूइड नॉर्मल अमाउंट। अब देखिए एमनियोटिक फ्लूइड क्या होता है। मैंने आपको बहुत बार अपनी वीडियोस में बताया है कि बच्चेदानी के अंदर बच्चे के आसपास तरल पदार्थ होता है, एक लिक्विड होता है जिसे हम एमनियोटिक फ्लूइड कहते हैं। आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये है बच्चा और ये ब्लैक कलर से जो यहाँ पे ड्रॉ किया गया है ये है पानी। इसी पानी को बोला जाता है एमनियोटिक फ्लूइड। अगर इसकी मात्रा बराबर होती है तो हम इसको नॉर्मल लिखते हैं। किसी रिपोर्ट में इसको एडुकेट करके भी लिखा जाता है, आप चेक कर सकते हैं अपनी रिपोर्ट में। नॉर्मल हो सकता है, एडुकेट हो सकता है। और इसको नापा कैसे जाता है? 2 तरीके से।
एक तो AFI लिखा होगा यानी कि एमनियोटिक फ्लूइड इंडेक्स, और इसकी नॉर्मल मात्रा होती है 5 से 25 सेंटीमीटर के बीच में, और किसी किसी रिपोर्ट में लिखा होता है SDVP यानी कि सिंगल डीपेस्ट वर्टिकल पॉकेट। इस आधार पे भी इसको नापा जाता है। तो हमारी इस रिपोर्ट में ये नॉर्मल है, यानी कि बच्चे के अराउंड जो तरल पदार्थ है वो बिल्कुल सही मात्रा में है। आगे बढ़ते हैं फीटल बायोमेट्री के बारे में। यहाँ पे लिखा हुआ है FHR, इसका मतलब है फीटल हार्ट रेट, बच्चे की दिल की धड़कन कितनी है। तो यहाँ पे लिखा है 162 बीट्स पर मिनट। अरे चौंकिए मत, आप सोच रहे होंगे हमारी तो कम होती है, लेकिन बच्चों में दिल की धड़कन नॉर्मली ज्यादा होती है, और 162 जो इस रिपोर्ट में लिखा है 13 हफ्ते 4 दिन के लिए सही है। अगला पॉइंट लिखा है CRL जो कि है 17.9 mm। मैंने आपको पहले भी बताया हुआ है, फिर से बता देता हूँ। CRL होता है बच्चे का नाप ऊपर सर से लेके हिप एरिया तक, और इसी आधार पे हम बच्चे की उम्र निकालते हैं जिसे हम गेस्टेशनल एज लिखते हैं। और यहाँ पे भी उम्र लिखी गई है, देखिए 13 हफ्ते 4 दिन, और ये भी CRL के आधार पे ही लिखी गई है। अब आगे आ जाते हैं जिसके लिए आप इस रिपोर्ट को देखने आए हैं, NT यानी कि NT स्कैन में सबसे इंपॉर्टेंट जो लाइन है वो है NT की। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है NT की वैल्यू 1.20 mm। तो ये क्या नॉर्मल है, ठीक है या नहीं है? जो कि बिल्कुल ठीक है। कई लोग मुझसे सवाल पूछते हैं कि NT है क्या, और NT की वैल्यू कितनी होगी जिसे अबनॉर्मल माना जाएगा, और अगर ये अबनॉर्मल है तो आगे क्या करना चाहिए। तीनों सवालों के जवाब एक एक करके देता हूँ। सबसे पहले सुनिए, NT क्या होता है। जनरली जो बच्चा होता है, ये मैंने बच्चा बनाया हुआ है, इसकी गर्दन के पीछे एक पानी का पॉकेट होता है। ये गर्दन है, इसकी गर्दन के पीछे एक पानी का पॉकेट है, इसको हम मेजर करते हैं, इसी को बोलते हैं हम नक्कल ट्रांसलूसेंसी। तो समझ में आ गया NT क्या होता है, फुल फॉर्म है नक्कल ट्रांसलूसेंसी। अब दूसरा सवाल था कि इसकी अबनॉर्मल वैल्यू क्या होती है। देखिए ये आपको ध्यान रखना है जनरली कि अगर आप 11 हफ्ते में जाओगे तो इसकी नॉर्मल वैल्यू एक अलग रेंज में होगी, 12 हफ्ते में एक अलग रेंज में होगी, 13 हफ्ते में एक अलग रेंज में होगी। क्या होता है, अगर इसकी वैल्यू 10 से 95 परसेंटाइल के बीच में रहती है तो उसे हम नॉर्मल कंसिडर करते हैं, और अगर ये 95 परसेंटाइल से ऊपर चली जाती है तो उसे हम अबनॉर्मल मानते हैं। यहाँ पे ये 10 से 95 परसेंटाइल के बीच में है तो ये नॉर्मल वैल्यू है। अब आपके दिमाग में एक सवाल आ रहा होगा कि कई बार आपने सुना होगा कि 3 mm से ऊपर अबनॉर्मल है। ये हम मोटा मोटी बोल देते हैं कि 3 mm से ऊपर अबनॉर्मल है, बट ऐसा नहीं है। हम परसेंटाइल देखते हैं, अगर ये परसेंटाइल 10 से 95 के बीच में आता है तो वो नॉर्मल होगी, और उसके ऊपर चला जाएगा तो अबनॉर्मल हो जाएगी। अब अगर अबनॉर्मल आती है तो क्या करें, इसका जवाब मैं आगे जाके आपको दूंगा, जुड़े रहिए। अब आगे लिखा है BPD जिसकी वैल्यू है 23 mm। ये मैंने आपको समझाया हुआ है कि BPD का मतलब होता है सर की चौड़ाई, जिसको इस कान के ऊपर से इस कान के ऊपर तक नापते हैं। इसका फुल फॉर्म है बाईपैराइटल डायमीटर। अब अगला पॉइंट है IT जिसकी वैल्यू है 1.5। तो IT क्या होता है, IT भी बच्चे के पीछे का जो हिस्सा है उसमें एक वैल्यू होती है जिसे हम नापते हैं। इससे भी हमें पता लगता है कि बच्चे में क्रोमोसोमल विसंगतियों का रिस्क ज्यादा तो नहीं है। मैंने क्या बोला, रिस्क। ये नहीं बोल रहा हूं कि क्रोमोसोमल विसंगति 100% इसी से पता चलेगी, सिर्फ रिस्क पता चलता है। अब देखिए अगली लाइन है फीटल एनाटॉमी जिसमें लिखा हुआ है नक्कल ट्रांसलूसेंसी इज विद इन नॉर्मल लिमिट। इसका मतलब क्या है, नक्कल ट्रांसलूसेंसी NT नॉर्मल है, आपका NT नॉर्मल है। अगली लाइन लिखी है नो डेफिनेटिव फीटल एन्यूप्लॉइडी और क्रेनियोस्पाइनल डिफेक्ट इज डिटेक्टेड। इसका क्या मतलब है, बच्चे में क्रोमोसोमल विसंगतियों का कोई इंक्रीज रिस्क नहीं देखा गया है, और साथ ही बच्चे का जो सर है और स्पाइनल कॉर्ड है उसमें भी कोई भी डिफेक्ट या फिर विसंगति नहीं देखी गई है। अगला पॉइंट आता है नेजल बोन। अब हमने जैसा कि स्कैन का नाम ही है NT-NB स्कैन, तो NB का मतलब क्या होता है,
नेजल बोन जो नाक की हड्डी होती है, हम इसको भी देखते हैं और देखते हैं कि इसमें ढंग से हड्डी बनी है या नहीं है। जैसे कि यहाँ पे लिखा है सीन नॉर्मली, इसका मतलब ये सही है। अगली लाइन लिखी है नॉर्मल क्रेनियल ऑसिफिकेशन सीन, इसका मतलब है बच्चे की जो सर की हड्डियां हैं वो भी बराबर बन रही हैं। अगला है हार्ट इज नॉर्मल इन पोजीशन, नॉर्मल 4 चैम्बर व्यू सीन, इसका मतलब बच्चे का हार्ट सही जगह पे है। एक्चुअली हार्ट में 4 भाग होते हैं, एक होता है राइट एट्रियम, एक होता है लेफ्ट एट्रियम, एक होता है राइट वेंट्रिकल, एक होता है लेफ्ट वेंट्रिकल, तो वो चारों दिख रहे हैं। अगला लाइन है नो अब्डोमिनल वॉल डिफेक्ट इज सीन, फीटल स्टमक बबल इज सीन, इसका क्या मतलब होता है? नॉर्मली जब बच्चा छोटा होता है तो उसकी आंतें थोड़ी सी बाहर की तरफ होती, लेकिन वो 11-12 हफ्ते तक अंदर चली जाती हैं। तो यहाँ पे यही दर्शाया गया है कि जो बावल लूप बाहर होते हैं जब बच्चा छोटा होता है वो अंदर जा चुके हैं। अभी पेट की जो आगे की आपकी वॉल है यानी कि दीवार है उसमें कोई भी डिफेक्ट नहीं दिख रहा है। अब आगे बढ़ते हैं, फीटल स्टमक बबल इज सीन, इसका क्या मतलब है? फीटल स्टमक यानी कि बच्चे का जो पेट है वो दिखाई दे रहा है स्कैन के दौरान। अगला लाइन है वर्टिब्रा इज सीन इन बोथ एक्सियल एंड लॉन्गिट्यूडनल प्लेन विद नॉर्मल ओवरलाइंग स्किन, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है बच्चे की जो रीढ़ की हड्डी है वो भी देख ली गई है, साथ ही उसके ऊपर की जो स्किन है वो भी देखी गई है और दोनों सही हैं। अगला लिखा है मैटरनल डॉपलर, यहाँ पे हम क्या देखते हैं? माँ की जो नसें प्लेसेंटा तक ब्लड ले जाती हैं उनको बोलते हैं यूट्राइन आर्टरीज, और यहाँ पे वही लिखा है, देखिए राइट यूट्राइन आर्टरी लिखा हुआ है और साथ ही लेफ्ट यूट्राइन आर्टरी, दोनों की ब्लड सप्लाई चेक की जाती है और दोनों का एक एवरेज निकाल के ये देखा जाता है कहीं माँ में आगे आने वाले समय में बीपी बढ़ने के चांस ज्यादा या कम तो नहीं है। चलिए अब बात करते हैं कि डीवी करके यहाँ पे एक चीज लिखी है यानी कि डक्टस विनोसस। तो ये डक्टस विनोसस क्या होता है? बच्चा जब गर्भ में होता है तो लीवर के अराउंड एक छोटा सा चैनल होता है जो कि प्लेसेंटा से आने वाले ऑक्सीजनेटेड ब्लड को डायरेक्टली बाईपास कर देता है हार्ट में, तो इसको देखना भी इम्पोर्टेंट है। अब जो मैंने आपको बात बताई थी कि माँ की उम्र हमने ले ली, उसके बाद हमने एंटी एनबी स्कैन में ये सारी चीजें देख ली, एंटी देख लिया, एनबी देख लिया, बच्चे के हार्ट का वॉल देख लिया जिसको हम ट्राइकस्पिड बोलते हैं, और डक्टस विनोसस चेक कर लिया। इसके आधार पे हमें एक रिस्क मिल जाएगा, यानी कि या तो हाई रिस्क होगा या बीच का होगा या लो रिस्क होगा। लेकिन इसका बिल्कुल भी ये मतलब नहीं है कि आपका एंटी स्कैन अबनॉर्मल आएगा तो आपकी प्रेगनेंसी ठीक नहीं होगी। आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं किस तरीके से इस रिपोर्ट में रिस्क दिया हुआ है। रिस्क एट द टाइम ऑफ स्क्रीनिंग 21 का मतलब होता है डाउन सिंड्रोम के लिए, ये क्रोमोसोमल विसंगति है। ट्रायसोमी 18 ये भी एक क्रोमोसोमल विसंगति है जिसे हम एडवर्ड सिंड्रोम बोलते हैं। तीसरा दिया हुआ है 13, ये भी एक क्रोमोसोमल विसंगति है जिसे हम बोलते हैं पटाव सिंड्रोम। एक यहाँ पे बैकग्राउंड रिस्क दिया है जो कि हम निकालते हैं माँ की उम्र से, ठीक है। और जो अगला रिस्क दिया हुआ है ये एडजस्टेड रिस्क है, ये एंटी एनबी स्कैन के बाद निकाला जाता है। आप देख सकते हैं 1 in 18,000, तो ये बहुत बढ़िया है, यानी कि ये लो रिस्क है। आप इसका देख सकते हैं 18 ट्रायसोमी के लिए लेस देन 1 in 20,000, ये भी लो रिस्क है। और आप ट्रायसोमी 13 के लिए देख सकते हैं यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, लेस देन 1 in 20,000, तो ये भी लो रिस्क है। कि सर अगर हाई रिस्क आए तो क्या करेंगे? अगर आपका एंटी एनबी स्कैन अबनॉर्मल आता है या फिर हाई रिस्क आता है तो जनरली डॉक्टर आपको या तो डबल मार्कर एडवाइस करते हैं जो कि एक ब्लड टेस्ट होता है, या फिर वो NIPT एडवाइस करते हैं जो कि एक ब्लड टेस्ट ही होता है जिसमें हम माँ के ब्लड में बच्चे के DNA को देखते हैं, ठीक है। अगर इन दोनों के आधार पे यानी कि एंटी एनबी स्कैन हो गया और प्लस आपका डबल मार्कर NIPT, इन सभी के आधार पे हाई रिस्क आता है तो फिर आपको डॉक्टर बोलते हैं कि आप आगे जाके या तो एमनियोसेंटेसिस कराइए, जिसमें हम क्या करते हैं एक निडल लेके यानी कि सुई लेके बच्चे के अराउंड जो पानी होता है उसको निकालते हैं और उसकी जांच की जाती है। और दूसरा क्या होता है CVS यानी कि कोरियोनिक विलस सैंपलिंग। इसमें हम क्या करते हैं प्लेसेंटा के अराउंड से एक सैंपल लेते हैं और उस सैंपल की जांच करते हैं, ठीक है।
NT-NB स्कैन हो गया और प्लस आपका डबल मार्कर NIPT, इन सभी के आधार पे बीच का रिस्क आता है तो आपको 16 हफ्ते में एक अर्ली एनोमली स्कैन के लिए बुलाया जा सकता है। अगर लो रिस्क आता है सभी जांचों के आधार पे तो कोई टेंशन ही नहीं है, 20 से 22 हफ्ते में अपना एनोमली स्कैन कराइए। उस समय हम फिर से दोबारा से क्रोमोसोमल विसंगतियों के लिए चेक करते हैं। अब चलिए लास्ट में एक लाइन दी होती है इम्प्रेशन की, जिसमें हम पूरी रिपोर्ट का सार लिख देते हैं, जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है, आप चेकआउट कर सकते हैं। मैं यहाँ पे येलो कलर से दिखा रहा हूँ, ये है इम्प्रेशन। सिंगल मतलब एक बच्चा, लाइव मतलब हार्ट बीट चल रही है, इंट्रा यूट्राइन मतलब बच्चेदानी के अंदर है बच्चा, फीटस तो हम भ्रूण को ही बोलते हैं। उसकी एज दी गई है 13 वीक 4 डे, जैसे कि मैंने आपको बताया था। थैंक यू।